तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एसआरएम लेक्चर्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद है आपको हमारी पिछली क्लासेस पसंद आई होगी। आपने कमेंट में तो बताया नहीं, व्यूज तो आपने दिए, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपने कमेंट नहीं किया, इसके लिए थोड़ा, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आपकी कमेंट, आपकी लाइक्स ही हमारे लिए मोटिवेशन है। अगर आप मोटिवेशन को ही बिल्कुल जीरो कर दोगे भाई, तो यार तो कैसे चलेगा, है ना। इतनी मेहनत करता हूँ, कंटेंट ढूंढ कर लाता हूँ आपके लिए, क्लासेस लेता हूँ, बताता हूँ, वीडियो शूट करता हूँ, काफी कुछ इसमें काफी एफर्ट्स जाते हैं इसमें। तो इतना उम्मीद तो करता हूं कि आप एक अच्छा कमेंट करो। मैंने तो ये भी बोला था कि अगर आप कमेंट ना कर सकते हो तो कम से कम आप कुछ गलतियों को ही निकालो। अगर आपको कुछ गलतियां नजर आती है, आप उस गलतियों को ही कमेंट करो कि सर ये चीज सुधारने की जरूरत है, इस चीज में हमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई, या कुछ चीजों को अगर आपको समझ में नहीं आया, आप उन चीजों को डिस्क्राइब बता सकते हो कि सर आप इस चीज को एलेबरेट करके मुझे बताओ। तो मैं कोशिश करूंगा उस चीजों को करने के लिए। पर बच्चे, उसके लिए आपको थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। सिर्फ वीडियोस देख लेना भर से पर्याप्त नहीं होता। एटलीस्ट आप कुछ रिव्यू तो दे ही सकते हो। चलिए, बाकी जैसे आपकी मर्जी। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ये टॉपिक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हो तब तो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक नर्सिंग स्टूडेंट होने के बाद अगर इस वीडियोस को देख रहे हो तो बच्चे, ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, काफी अहम होगा। मैं तो कभी कभी बच्चों को क्लास में ऑफलाइन में पढ़ाते हुए ये भी बोलता हूं कि ये कुछ ऐसा सिनेरियो है कि आपके ये वो एक स्लोगन था ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो ये अगर आप नर्सिंग प्रोफेशन में हो तो ये टॉपिक आपके साथ वही वही कहानी दोहराने वाली है, आपके नर्स जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये लाइन मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूँ इस टॉपिक को पढ़ाते वक्त। क्यों बोलता हूँ ये समझ में अभी आपको थोड़ी देर में आ जाएगा कि मैं क्यों बोलता हूँ। क्योंकि जो भी हम बीइंग अ नर्स, जो भी हम काम करते हैं एक पेशेंट को केयर देने में, एक पेशेंट को रिहैब करने में, एक पेशेंट को वापस से अपने प्री स्टेज में लाने के लिए हम जो भी एसेंशियल स्टेप्स लेते हैं, जो भी प्रोटोकॉल्स हम फॉलो करते हैं, उसका कहीं ना कहीं एक तरीके से ब्लूप्रिंट है, निचोड़ है उन सब चीजों का, है ना। उसकी जो बेस है, उसकी जो रूट है, वो कहीं ना कहीं यही है। क्या है आपका? तो उस टॉपिक को आप देख पा रहे होगे, वो टॉपिक क्या है आपका? नर्सिंग प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको समझना चाहे, अगर आपसे कोई पूछे दैट व्हाट इज नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस है क्या, तो बच्चे एक चीज समझिएगा। एक मैं ये बोलता हूं कि नर्सिंग प्रोसेस एक ब्लूप्रिंट है। किस चीज का ब्लूप्रिंट? तो सर केयर, जो हम केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, उस पेशेंट को जो हम केयर प्रोवाइड करते हैं, उसका एक ब्लूप्रिंट है कि क्या हम देने जा रहे हैं पेशेंट को, क्या रोल होगी हमारी, हम कैसे काम कर सकते हैं एक पेशेंट के साथ, क्या करने वाले हैं, किस कंडीशन में हमें कैसे रिएक्ट करना है, उन सब का एक ब्लूप्रिंट होता है आपका नर्सिंग प्रोसेस। एग्जांपल के रूप में समझिएगा, क्या इसका मतलब क्या निकल कर आया। फॉर एग्जांपल, अगर कुछ घर आपका बनवाना हो तो आप क्या करते हो? तो सर सबसे पहले हमें अगर कुछ घर बनवाना है, अपनी एक बिल्डिंग बनवानी है, अपना एक मकान बनवाना है, तो हम क्या करते? तो सर हम खाली प्लॉट पे घर बनवाना डायरेक्टली शुरू नहीं करते। एक इंजीनियर को पकड़ते या फिर कोई एक आर्किटेक्ट को पकड़ते और उससे हम अपने घर का नक्शा बनवाते हैं। नक्शा क्या बनवाते? तो सर एक ऐसा डाटा लेते हैं, कुछ उसको हम अपना डाटा देते हैं। क्या डाटा देंगे? मेरी जमीन कितनी स्क्वायर फीट पे है, कितनी लेंथ है, कितनी विड्थ है, और किस एरिया में है, फ्रंट कितना है, और रोड कितनी चौड़ी है, स्ट्रीट कितनी चौड़ी है वहां की। इन सब चीजों को वो एक इंजीनियर आपसे पूछता है। उसके अकॉर्डिंग वो एक डिजाइन तैयार करता है, जिसमें अब वो डिसाइड करता, आपको वो चीज बता दिया जाता है कि कहाँ पे आपका वॉशरूम होगा, कहाँ पे बेडरूम होगा, कहाँ पे किचन होगा, कहाँ पे हॉल होगा, कहाँ पे पूजा रूम होगा। ये चीजों को वो डिसाइड करता है। कहाँ पे आपका स्टेयर केस होगा, है ना। तो वो चीजों को वो क्या करेगा, स्टेयर्स कहाँ पे आपकी होगी, पार्किंग कहाँ पे होगी, इन चीजों को वो क्या करेगा, तो वो सर एक वो डिजाइन बना करके आपको दे देता है और उस डिजाइन को फॉलो करके आप अपना घर बनाते हो।
ये क्या था बच्चे? ये एक ब्लूप्रिंट था, जो एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया किसी भी चीज को करने से पहले, और उस नक्शे पे बनाया हुआ घर काफी सुंदर देखने को मिला। फिर आपने इंटीरियर डिजाइनर को बुलाया, उसने भी एक रफ डाटा दिया, ऐसे 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 करने से आपका घर सर कितना सुंदर लग सकता है। वैसे ही बीइंग अ नर्स, हम जो रोल करते हैं, हमारा जो रोल है, हम जो अपना काम करते हैं, उस काम को करने से पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार करते, और उस ब्लूप्रिंट को हम नर्सिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि नर्सिंग प्रोसेस है क्या। तो नर्सिंग प्रोसेस बच्चे एक फंडामेंटल ब्लूप्रिंट है किस चीज का? तो सर, हाउ टू गिव केयर टू अ क्लाइंट या टू अ पेशेंट। एक पेशेंट को कैसे केयर देना है, कैसे केयर दे सकते हैं, इसकी एक ब्लूप्रिंट है क्या? नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस क्या है? तो एक ब्लूप्रिंट है। चलिए ठीक। और क्या है सर? थोड़ा और इलेबरेट करें अगर, तो अगर हम इसको और इलेबरेट करने जाएं तो क्या हम इसको बोल सकते हैं? सर, ये एक मेथड है टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड टू सोल्व द प्रॉब्लम। मतलब ये कि जो पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स थी, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स की यहां पे बात हो रही है कि जो भी प्रॉब्लम्स आपने आइडेंटिफाई किया और उस प्रॉब्लम को सोल्व करना भी कहीं ना कहीं नर्सिंग प्रोसेस कहलाता है। एक और चीज इसमें ऐड कीजिएगा, शायद मैं यहां मेंशन नहीं किया हूं, लेकिन आप उसको आप मेंशन कर लेना। ये जो प्रॉब्लम एंड मेथड ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के बीच में एक और चीज होती है बच्चों, उसको हम बोलते हैं क्या? अपनी रिसोर्सेस को देखना। जो भी आपके अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, उसको नजर में रखते हुए आप प्लानिंग करोगे। किसको? सर, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की आप जो प्लानिंग करते हो, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम सोल्व करने की जो आप प्लानिंग कर रहे हो, इसको हम किसके उस पे करेंगे? तो हम कहीं कहीं रिव्यू करेंगे अपने अवेलेबल रिसोर्सेस को कि हमारे पास क्या अवेलेबल रिसोर्सेस मौजूद हैं। उसके बेस पे हम क्या करते हैं? तो सर, हम इसको प्लान करते हैं और फिर इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो अब एक तीन चीज निकल कर आ गई। क्या निकल कर आ गई? सर, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, अपना अवेलेबल रिसोर्सेस को देखना, है ना, और क्या करना? तो सर, इस प्रॉब्लम को फिर सॉल्व करना। तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, अपने अवेलेबल रिसोर्स को देखना और प्रॉब्लम को सॉल्व करना कहीं ना कहीं क्या कहलाता है? नर्सिंग प्रोसेस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको भी एग्जाम्पल के रूप में समझो। आपने अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि अगर आपको घर बनवाना हो तो आप इंजीनियर को पकड़ते, आर्किटेक्ट को पकड़ते, उससे घर का नक्शा बनवाते। चलो ठीक है सर, हमने घर का नक्शा बनाने के लिए दे दिया, लेकिन हमने उसको अपनी घर की लेंथ और विड्थ तो बताई नहीं। अपनी जमीन की, हमारी जो लैंड थी, उस लैंड की सर हमने उसको लेंथ और विड्थ नहीं बताई, और उसने एक मॉड्यूल बना करके आपको दे दिया कि ये लो, आपकी ये मॉड्यूल है, इसमें आपके 4 फ्लोर होंगे, 4 कमरे होंगे, 4 वॉशरूम होंगे, 4 ये होंगे, 4 वो होंगे। और जब वो लेकर के आओ तो आपको पता चला कि सर, यहाँ पे तो ये चीजें मौजूद ही नहीं है, क्योंकि उतनी लैंड कैपेसिटी उतनी है ही नहीं, है ना। तो क्या करोगे? तो सर, वो तो बेकार हो जाएगा। इससे बचने के लिए हम क्या करते? सर, हम पहले ये चीज देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस मौजूद हैं। तो पहले हम आइडेंटिफाई तो करते, लेकिन फिर बीच में हम ये चीज देखते हैं कि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस क्या क्या मौजूद हैं, और उन अवेलेबल रिसोर्स को नजर में रखते हुए हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? तो 3 चीजों को आपको याद रखना चाहिए कि एक मेथड है टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, टू आइडेंटिफाई द अवेलेबल रिसोर्सेस एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। तो ये 3 चीजों को हम नर्सिंग प्रोसेस बोल सकते हैं। सर, इसको थोड़ा और एलेबरेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी देखिए क्या है। नर्सिंग प्रोसेस इज अ क्रिटिकल थिंकिंग। क्या है? एक क्रिटिकल थिंकिंग है एंड अ सिस्टमिक वे। क्या है बच्चे? याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप पूरी सेंटेंस याद ना रख सको तो कुछ पॉइंट्स को, ऐसे पॉइंट्स को याद रखा करो, और अगर आप इन पॉइंट्स को अगर आप लिखते हो तो एग्जाम में भी मार्क्स मिलेंगे और आपके लिए भी वो अच्छा होगा। तो क्या है? तो सर, एक क्रिटिकल थिंकिंग है। दूसरा सर, एक सिस्टमिक वे है। सिस्टमिक वे मतलब सिस्टम वाइज चलना है। सिस्टम वाइज मतलब जैसे आप सिस्टम वाइज चलते हो ना, आप जैसे आप छत पे जाना हो आपको, तो आप क्या करते हो? पहले फर्स्ट सीढ़ी पे पैर रखा, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे। ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट पे रखा, फिर 8वें पे चले गए, 10वें पे चले गए, 12वें पे चले गए, 13वें पे चले गए। ऐसा तो नहीं करते ना।
1 2 3 4 करके ही आगे बढ़ते। बोलो सर हम तो कूद के जाते, तो बच्चे तुम बंदर हो, तो उसकी कोई जवाब नहीं है, मजाक कर रहा था। मैं ये बोल रहा हूं एक सिस्टमिक वे है, एक क्या है, एक सिस्टमिक वे जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप उस चीजों को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, तो क्या बताया मैंने कि सर नर्सिंग प्रोसेस एक क्रिटिकल थिंकिंग है और एक सिस्टमिक वे है किस चीज का, तो सर प्रोवाइडिंग केयर टू द क्लाइंट विद 5 स्टेप प्रोसेस, विद 5 स्टेप प्रोसेस, है ना। तो पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने का एक क्रिटिकल थिंकिंग और सिस्टमिक तरीका है हमारा नर्सिंग प्रोसेस। वेरी गुड। अब समझो कि सर वो 5 स्टेप्स होते क्या है या हैं क्या वो 5 स्टेप्स, तो समझिएगा मेरी बात। जिन 5 स्टेप्स की अभी हमने बात की, कौन से 5 स्टेप, तो समझिएगा कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं उसको। इस ऑर्डर में हम उसको सिस्टमिक फॉर्म में, हम उसको सिस्टमिक अप्रोच में, इस ऑर्डर में हम उसको क्या कर सकते हैं, ये जो दिख रहा है आपको, इस ऑर्डर में हम उसको क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं उस चीज को हम एलेबरेट कर सकते हैं, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे समझना, ये वाला वीडियो अगर आप देख पा रहे हो, ये साइड में अगर आप विजुअल है आपकी स्क्रीन पे, तो आप क्या देखोगे सर, एक असेसमेंट है ना, एक क्या है असेसमेंट है, एक यहाँ पे सर डायग्नोसिस है, यहाँ पे प्लानिंग है, यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन है और यहाँ पे इवैल्यूएशन। मतलब ये कि सर हमने 5 स्टेप्स को चुना। कितने स्टेप्स को चुना, 5 स्टेप्स है हमारे पास, और इन्हीं 5 स्टेप्स से सिस्टम वाइज चलने से हम कहीं ना कहीं प्रॉपर ढंग से, प्रॉपर तरीके से नर्सिंग केयर दे सकते हैं। क्लियर है। अब समझिएगा मेरी बात, 5 स्टेप्स की कहानी। तो सर 5 स्टेप्स में क्या है, तो सबसे पहले तो आता है सर आइडेंटिफाइंग द क्लाइंट्स प्रॉब्लम। क्या करना सर, जो भी क्लाइंट था, उस क्लाइंट का जो भी प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, पहला स्टेप, जिसके अंदर आपकी नर्सिंग प्रोसेस की 2 स्टेप आती है, असेसमेंट एंड डायग्नोसिस। कितने, 2 स्टेप्स आती है। बच्चे एक और बात याद रखना, नर्सिंग प्रोसेस में हमेशा 5 स्टेप्स ही होता है। क्लियर है, क्या होता है, इन नर्सिंग प्रोसेस देयर विल बी 5 स्टेप्स। और वो स्टेप्स कौन कौन से हैं, जो अभी हमने जिसके बारे में बात की, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो डायग्राम है, अगर आपको विजुअल है तो इस डायग्राम में जो है ये क्या है, 5 स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, जिसमें सबसे पहला है हमारा असेसमेंट, दूसरा नर्सिंग डायग्नोसिस, तीसरा नर्सिंग प्लानिंग, चौथा इंप्लीमेंटेशन और 5वें नंबर पे आता है हमारा इवैल्यूएशन। ये यहाँ पे लेवल्ड है, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। ये 5 स्टेप्स ही होते हैं बच्चों आपके नर्सिंग प्रोसेस के अंदर। 7 स्टेप्स जो हम पढ़ते हैं, बोलो सर 7 स्टेप पढ़ते हैं, वो क्या है बच्चे, वो नर्सिंग केयर प्लान है जो कि इसी नर्सिंग प्रोसेस के अंदर आता है। अभी बात करेंगे थोड़ी देर में, आप थोड़ा अगर वेट कर सकते हो, अगर आपके पास पेशेंस है तो थोड़ा पेशेंस से आप सुनो इसको। हाँ, थोड़ा स्लो है अगर, तो इस वीडियो को आप थोड़ा फास्ट कर लो, है ना। 1.50 पे देख लो, 2 पे देख लो, 1.25 पे देख लो, 2.0 पे देख लो, और जितनी स्पीड आपकी कैपेसिटी, आप उतने स्पीड पे, जितने स्पीड पे आप पकड़ सकते हो उतने स्पीड पे आप इस वीडियो को देखो। ठीक है, थोड़ा अगर आपको स्लो लग रहा है तो हमने क्या बताया सर, आइडेंटिफाइंग द क्लाइंट्स प्रॉब्लम, ये पहला स्टेप, जिसके अंदर 2 चीजें आ गई, एक तो असेसमेंट और दूसरा डायग्नोसिस। क्लियर। अब क्या है असेसमेंट, क्या है डायग्नोसिस, थोड़ा वेट करो, इसको भी एलैबोरेट करेंगे। दूसरा स्टेप जो है मेकिंग प्लान्स टू सोल्व द प्रॉब्लम, मतलब अब जो प्रॉब्लम निकल कर आया, ये जो क्लाइंट का प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की जो प्लान बनाना है, जो प्लानिंग करती है, वो बच्चे 3rd स्टेप्स में आते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, प्लानिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लानिंग। वेरी गुड। चलिए, उसके बाद जो अगला जो स्टेप आता है, उसमें क्या करना है, अब जो आपने प्लानिंग बनाया, सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले सर हमने क्लाइंट के प्रॉब्लम्स को पकड़ा, उसके बाद हमने क्या किया, तो सर हम उसको सोल्व करने के लिए प्लान किया, उसके बाद हमने सोल्व करने के लिए प्लान तो कर लिया, अब उस प्लानिंग की इंप्लीमेंट करना है। हमने जो प्लान किया, हम ये करके पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, वो कुछ भी करके। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी ले लो, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक पेशेंट आया है और वो पेशेंट किसी का है, वो आकर के आपके पास कुछ कंप्लेन कर रहा है, एग्जांपल के रूप में समझिएगा, कंप्लेन कर रहा है, क्या कर रहा है सर, पहला तो हेडेक का कंप्लेन कर रहा है, दूसरा बॉडी पेन बता रहा है, तीसरा सर नौजिया बता रहा है, चौथा
सर फोर्थ में सर जब हम उसकी वाइटल्स लेने गए तो टेम्परेचर सर कुछ ज्यादा ही हमें दिखा। टेम्परेचर क्या दिखा? कुछ ज्यादा दिखा। कितना दिखा? तो बच्चे 103 दिखा। फ़ारेनहाइट की बात कर रहा हूं, 103 फ़ारेनहाइट में दिखा। सर पल्स रेट भी थोड़ा सा ज्यादा ही दिखा मुझे, मतलब अब अप्रोक्स 90 या 95 के आसपास का दिखा। तो ये जब आपने देखा, ये क्या था? ये बच्चे एक असेसमेंट का पार्ट है। ये क्या है? एक असेसमेंट का हिस्सा था। और असेसमेंट से आपको ये डाटा मिला, आइदर वो पेशेंट से डाटा मिला या फिर आपने उस डाटा को ऑब्जर्व किया। आपने उसको क्या किया? असेसमेंट के दौरान वो चीजों को आपने ऑब्जर्व किया। तो ये आपको कुछ क्या मिला? सर ये डाटा मिला। अब ये डाटा क्या है? तो बच्चे इससे हमें निकलकर ये आया कि सर कहीं ना कहीं ये पेशेंट है किसका? तो सर फीवर का है। किसके बेस पे आपने ये बताया फीवर का है? क्योंकि आपने पढ़ा था कि बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री से ज्यादा हो जाना क्या कहलाता है? सर फीवर कहलाता है ना। ये चीजें क्या की थी? आपने पढ़ी थी, ये आपकी या फिर आपकी आपकी ये एक्सपीरियंस थी। तो एक नर्स अपना एक्सपीरियंस की वजह से या अपने एजुकेशनल लेवल की वजह से पढ़ के, किसी टेक्स्ट बुक की वजह से, किसी रिसर्च बुक्स की वजह से जो भी कंक्लूजन पे पहुंचती है या इसकी वजह से, ये सभी क्या है? सर बच्चे ये प्रॉब्लम्स ही तो है। आपने जो लिखा है ये सभी प्रॉब्लम ही तो है। पल्स बढ़ जाना प्रॉब्लम है, टेम्परेचर बढ़ जाना प्रॉब्लम है, नोजिया प्रॉब्लम है, बॉडी पेन प्रॉब्लम है, हेडेक प्रॉब्लम है। ये सब चीज तो प्रॉब्लम ही है। आप एक कंक्लूजन पे पहुंचे और उसको आपने फीवर बताया, लेकिन ये सभी सारी की सारी चीजें क्या है? ये प्रॉब्लम ही तो है। तो ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कर लिया आपने। किसका? सर प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, ये तो एक काम तो हमने कर लिया। अब उसके तो ये किसका हिस्सा बनेगा? तो बच्चे सर जब आप ये डाटा ले रहे थे तो ये तो असेसमेंट का हिस्सा बनेगा, और जब ये प्रॉब्लम निकल कर आया तो ये डायग्नोसिस बन गया। क्या निकल कर आया? डायग्नोसिस बन गया। अभी ये जो भी प्रॉब्लम निकल कर आया, इसको सोल्व करने के लिए आपने क्या किया? तो सर इसको सोल्व करने के लिए हम क्या कर सकते? सर कुछ मेडिसिन का यूज कर सकते, कुछ थेरेपी दे सकते। फॉर एग्जांपल कोल्ड स्पंजिंग करते हैं, कोल्ड थेरेपी हम देते हैं पेशेंट को, है ना। टेम्परेचर को कम करने के लिए कर सकते हैं। बॉडी पेन है पेशेंट को, हेडेक है पेशेंट को, तो आप जो भी चीजों को अब आप यहां पे इंप्लीमेंट करोगे इन सारी प्रॉब्लम्स को सबसाइड करने के लिए, वो आपका क्या कहलाएगा? तो जो भी आपने प्लानिंग किया, आपने डिसाइड किया कि ये चीज करने से ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है, तो जो भी आप डिसाइड करोगे वो आपका क्या कहलाएगा? सर वो हमारा क्या कहलाएगा? प्लानिंग कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब आपने जो प्लान कर लिया कि सर हमें ये मेडिसिन देना है, हमें ये मेडिसिन देना है, हमें ये थेरेपी देना है, हमें और भी अगर कोई अपने उसको यूटिलाइज करना है तो हम वो क्या कर सकते? तो सर उसको यूटिलाइज कर सकते, वो सभी हमने प्लानिंग में किया। अब उस चीजों को अगर हम वाकई में यूटिलाइज कर रहे हैं, मतलब इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसको हम खुद से या तो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, या यहाँ पे एक और चीज होती है, आपने किसी और को असाइन कर दिया उस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, वो फेज क्या कहलाता है? इंप्लीमेंटिंग फेज। फॉर एग्जांपल आपके वार्ड में एक सीनियर नर्स थी, वार्ड इंचार्ज जिसको बोलते हैं। वार्ड इंचार्ज ने असेसमेंट किया, प्रॉब्लम्स को पहचाना, प्लानिंग की, और प्लानिंग करके अब आपको बता दी कि आप उनको ये मेडिसिन दे देना, है ना, ये ट्रीटमेंट दे देना, ये नर्सिंग केयर आप उसको दे देना। वो क्या था? सर आप वो असाइन कर दिया आपको, किस चीज के लिए? जो भी प्लानिंग था उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए, जो भी प्लानिंग उसने की उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या कर दिया? असाइन कर दिया गया। तो ये भी एक तरीका है इंप्लीमेंटेशन का। ये भी हो सकता है कि इनिशिएटिंग द प्लान्स, या तो प्लान को आप खुद से इंप्लीमेंट करो या किसी को असाइन कर रहे हो, और जिसको असाइन किए हो वो अगर इंप्लीमेंट कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? इंप्लीमेंटेशन। मतलब सीधा सा समझो, अगर उतना अगर समझ में नहीं आ रहा, कुछ ज्यादा जाल लग रहा है, तो ये समझिएगा कि सर हमने एक असेसमेंट की, उससे कुछ प्रॉब्लम्स निकल कर आए, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने प्लानिंग की कि ये प्लानिंग्स के वजह से वो प्रॉब्लम जो निकल कर आया था, ये जो भी ये निकल कर आया, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अगर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने जो प्लान बनाया उसको तो सर हमने प्लानिंग बोल दिया, और इस प्लान को जब आप इंप्लीमेंट कर रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं? इंप्लीमेंटेशन बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अगला चीज, अगली जो नंबर आती है बच्चे, वो आती है इवैल्यूएशन की। मतलब अब आपने जो इंप्लीमेंट किया, आपने जो प्लान किया था, आपने जो इंप्लीमेंट किया, उसको हम इवैल्यूएट करते कि क्या आपका जो प्लान था वो क्या इफेक्टिव है या इफेक्टिव हुआ। मतलब आपने जो प्लानिंग की इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, क्या वो प्लानिंग इफेक्टिव है? अगर है तो आपको उसको, अगर है या ना है वो बाद की बात है, अगर है या ना है, क्या वो इफेक्टिव है या ना है, कैसा है, उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब रीचेक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम उसको क्या कर रहे हैं सर, हम चेक कर रहे हैं कि हमारा जो प्लान था, हमने जो इंप्लीमेंट किया, क्या वो इफेक्टिव था या नहीं, उसकी वजह से पेशेंट की जो प्रॉब्लम थी वो सबसाइड हुई या नहीं हुई, डिक्रीज हुई या नहीं हुई। मतलब हेडेक था, बॉडी पेन था, ये सभी चीजें कम हुई या नहीं, बॉडी टेम्परेचर, पल्स रेट कम हुआ या नहीं, बॉडी टेम्परेचर कम हुआ या नहीं, नॉजिया ठीक हुआ या नहीं, है ना। तो ये क्या था बच्चे, ये नर्सिंग प्रोसेस के कुछ स्टेप्स थे जिसमें हम क्या करते, तो सर सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं क्लाइंट्स के प्रॉब्लम्स को, जिसको हम असेसमेंट और डायग्नोसिस बोलते हैं, और असेसमेंट की मदद से ही हम कहीं ना कहीं क्लाइंट के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा, जो भी प्रॉब्लम निकल कर आया सर, उसको सॉल्व करने के लिए प्लानिंग करते हैं, और जो भी प्लानिंग हमने किया उसको इंप्लीमेंट करना वाकई में, जिसको बोलते हैं हम क्या, डूइंग फेज, या जिसको इंप्लीमेंट करना मतलब कुछ कर जाना, कुछ करने का जो समय था उसको हमने क्या बोला सर, इंप्लीमेंटेशन बोला। क्या बोला, इंप्लीमेंटेशन बोला। और लास्ट में हमारी जो बात आती है कि हमारी प्लानिंग काम की या नहीं, हमारी जो प्लानिंग थी वो इफेक्टिव थी या नहीं, उसको चेक करना क्या कहलाता है, इवैल्यूएशन कहलाता है। तो बच्चे ये 5 पॉइंट्स थे, आप इसको वापस से देखो, और यही 5 पॉइंट्स पे बेस्ड होता है हमारा कंप्लीट नर्सिंग प्रोसेस। क्या होता है, कंप्लीट नर्सिंग प्रोसेस। क्लियर है? चलिए एक और चीज फिर से दिखाता हूं उसको, अब ऐसे करके समझो, अगर वहां नहीं समझ पाए तो। कितने फेजेस बताए मैंने सर, 5 फेजेस बताए आपने। कौन कौन से बताए मैंने सर, पहला तो असेसमेंट बताया है आपने कि पहला फेज असेसमेंट होता, फर्स्ट स्टेप असेसमेंट होता, दूसरा सर कहीं ना कहीं डायग्नोसिस होता, तीसरा सर प्लानिंग होता, चौथा इंप्लीमेंटेशन होता, और पांचवा इवैल्यूएशन होता। अब समझिए क्या है इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन क्या है, सॉरी इंप्लीमेंटेशन बोल रहा हूं, माफ करना, क्या बोल रहा था, असेसमेंट क्या है। फिर से इसको समझिएगा, असेसमेंट है क्या, किसको सर हम असेसमेंट बोल सकते हैं, या क्या होता है असेसमेंट। तो जो अभी मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है, ये रहा आपका पेशेंट, ये रहा आपका क्या पेशेंट, ओह जाओ गया, टूट गया इसका, चलो जैसा भी है, ये आपका पेशेंट है, ये रहा आपका पेशेंट। ये पेशेंट आपके पास आया, आपने इस पेशेंट को असेस किया। असेसमेंट मतलब सर, असेसमेंट का मतलब क्या किया, आपने उसका हेड टू टू एग्जामिनेशन किया, कंप्रिहेंसिव असेसमेंट किया, जो आप मतलब कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो सर, उसकी असेसमेंट कर रहे हो। असेसमेंट कैसे कर सकते हैं सर, आप उससे बात कर रहे हो, लाइक आप उसका इंटरव्यू कर रहे हो, है ना। तरीके में बताऊंगा अभी क्या क्या तरीका हो सकता है असेसमेंट का। तो हम मतलब किसी भी तरीके से हम उसको असेस करेंगे, और असेसमेंट से हमें क्या मिलेगा, तो सर हमें कुछ डाटा मिलेगा। क्या मिलेगा, डाटा मिलेगा। तो असेसमेंट क्या है, तो सर असेसमेंट एक डाटा कलेक्शन फेज है, किसका सर, नर्सिंग प्रोसेस का। फिर से समझिएगा क्या है असेसमेंट। असेसमेंट इज अ डाटा कलेक्टिंग फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, या स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। क्लियर है? इसमें हम क्या करते हैं, तो पेशेंट से डाटा लेते हैं। किसका डाटा लेते, सर पेशेंट का डाटा लेते। तो सर पेशेंट अगर अनकॉन्शियस हुआ तो बच्चे वो सोर्स ऑफ डाटा में हम देख सकते हैं कि आइदर वो प्राइमरी सोर्स हो सकता है या फिर सेकेंडरी सोर्स हो सकता है। ठीक है, उसकी भी बात होगी अभी थोड़ी देर। तो चलिए ठीक है, एक चीज तो सर हमने किया, पेशेंट से हमने उसका डाटा लिया। डाटा कैसा लिया, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन की हमने, उसकी हेल्थ हिस्ट्री ली हमने, उसकी फैमिली हिस्ट्री ली हमने, है ना।
और क्या लिया सर, उसके प्रेजेंट और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जाना, उसका हेड टू टो एग्जामिनेशन किया। तो ये सब जो डाटा, उसकी हाइट लेते हैं, वेट लेते हैं ना, हाइट लेते, वेट लेते, वाइटल्स लेते, तो ये सभी जो निकल कर आया, हाइट निकल कर आया कितना सर 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर, वेट निकल कर आया केजी में कितना सर 65, सर वाइटल साइन निकल कर आया जिसमें टेम्परेचर तो 103 बताया था ना मैंने अभी, 103 था टेम्परेचर, पल्स कितना था सर 90 टू 95 था, ब्लड प्रेशर कितना था सर, ब्लड प्रेशर 130 के आसपास था, तो 130 बाई 80 या 85 कुछ समथिंग ऐसा कुछ था, पल्स रेट बढ़ा था, रेस्पिरेशन भी सर कुछ फास्ट ही था 20 या 25 के आसपास। तो ये जो आप ले रहे हो, उसका हाइट, उसका वेट, उसका बीएमआई, उसका वाइटल्स, उसका टेम्परेचर, उसका पल्स, उसका रेस्पिरेशन, उसका ब्लड प्रेशर, आपने जो असेस किया, इन सबों को आपने क्या किया, उन सबको सर हमने लिखा। कहां लिखा सर, हमने जो पेशेंट का जो असेसमेंट फाइल था उसमें हमने उसको ऐड कर दिया। तो ये क्या लिया है आपने उससे सर, उससे आपने कहीं ना कहीं क्या ले रहे हो आप, तो बच्चों आप उनसे डाटा ले रहे हो। क्या ले रहे हो, डाटा ले रहे हैं सर। डाटा कैसा था, तो सर पेशेंट का डाटा था, तो डाटा कलेक्शन। यहाँ पे क्या किया हमने सर, डाटा कलेक्शन कर लिया। वेरी गुड, चलिए ठीक है, आपने पेशेंट का डाटा तो ले लिया। अब वो जो डाटा मिलेगा, आप उस डाटा को एनालाइज करोगे, कौन सा चीज घटा हुआ है, कौन सा चीज बढ़ा हुआ है ना। या पेशेंट ने अगर कुछ बताया, पेशेंट ने क्या बताया, फॉर एग्जांपल सर नोजिया बताया, सीजर्स बता दिए, है ना, बॉडी पेन मतलब पेन बताया, ये सभी चीजें किसकी वजह से, पेशेंट ने आपको बताया। ये भी क्या होगा, ये भी डाटा के ही अंदर आएगा। ये सब भी क्या है, तो सर कहीं ना कहीं डाटा ही तो है। तो इसको भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लेवल कर दिया। तो जो भी डाटा आपको मिला वो किसकी वजह से मिला, सर हम एक असेसमेंट कर रहे थे और उस असेसमेंट में हमें ये सारा डाटा मिला। तो क्या है असेसमेंट, क्या है, तो सर एक डाटा कलेक्शन स्टेप है या फेज है नर्सिंग प्रोसेस। वेरी गुड, चलिए आगे देखते हैं। अब जो डाटा निकल कर आया, आपने उस डाटा का एनालिसिस किया और एनालिसिस करके आपने ये देखा किस चीज, कौन सा चीज बढ़ा हुआ है और कौन सा चीज घटा हुआ है। एक और चीज समझना, व्हाट इज डिजीज, तो अगर आंसर कर सकते हो तो आंसर करना कमेंट बॉक्स में, व्हाट इज डिजीज, डिजीज है क्या, डिजीज किसको बोलते हैं, डिजीज किसको बोलते हैं, तो समझिएगा मेरी बात, डिजीज किसको बोलते हैं, डिजीज इक्वल टू किसी भी चीज का बढ़ जाना या किसी भी चीज का कम हो जाना, इसको हम क्या बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं। बोले सर ये क्या बोला है, ये क्या बता दिया आपने, मैंने ये बताया किसी भी चीज का बढ़ना और किसी भी चीज का कम होना डिजीज कहलाता है। एग्जाम्पल में समझो जिसको समझ में नहीं आया, टेम्परेचर नॉर्मल 98.6, टेम्परेचर कम हो जाना 96.95 या 96 हो जाना, मतलब टेम्परेचर कम, हाइपोथर्मिया कहलाएगा डिजीज। अब समझिएगा मेरी बात, टेम्परेचर बढ़ जाना 103, 104, ये क्या कहलाएगा सर, ये भी हाइपरथर्मिया, ये तो हाइपोथर्मिया कहलाया, कम हो जाना, बढ़ गया तो इसको हाइपरथर्मिया बोल दिया मैंने, सर ये भी फीवर है, ये भी डिजीज। चलो दूसरा समझो, दूसरा क्या है, दूसरा सर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर 120/80 mm of Hg होता है नॉर्मल, चलो 120/80 mm of Hg से कम हो जाना, कितना कम हो जाना सर 100/70 या 60 हो जाना, क्या सर ये भी डिजीज है, हाइपोटेंशन में आ जाएगा ये, तो ये क्या हो गया सर, ये हाइपोटेंशन हो गया। दूसरा अब ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना मैंने बताया, किसी भी चीज का मैंने बताया बढ़ना या घटना, एग्जांपल 150/90 क्या हो गया सर, ये हाइपरटेंशन का केस है, आपने डिजीज बताया ना, क्या हो गया ये सर, कोई चीज घट रही है या कोई चीज बढ़ रही है, डिजीज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिजीज कहलाएगा। यही तो है डिजीज। अगर बैलेंस में रहो तो नॉर्मल, अगर जैसे ही आपने बैलेंस खो दिया क्या हो जाता बच्चे, वो अब नॉर्मल हो जाता और वो डिजीज की कंडीशन में आता है। तो अब जो आप एनालिसिस कर रहे थे उसमें आप नॉर्मल वैल्यू से आप कहीं ना कहीं कंपेयर किए, आपने इस डाटा को, जो भी डाटा आपने लिया था पेशेंट से, उस डाटा को आपने क्या किया सर, उस डाटा से हम कंपेयर करेंगे, एनालिसिस करेंगे उस डाटा का और देखेंगे नॉर्मल से कितना बढ़ा हुआ है और नॉर्मल से कितना कम है।
और जैसे ही हम इसको देख लेंगे तो सर हमारे सामने एक चीज निकल कर आएगा और वो होगा सर एक्यूरेट एग्जैक्ट प्रॉब्लम। क्या होगा? प्रॉब्लम। तो जो प्रॉब्लम होता है, जो प्रॉब्लम निकल कर आता है, उसको हम क्या बोलते हैं सर? हम नर्सिंग टर्म में या मेडिकल टर्म में उसको हम नर्सिंग डायग्नोसिस बोलते हैं। मतलब क्लाइंट्स की जो प्रॉब्लम होती है, जो प्रॉब्लम निकल कर आई हमारी असेसमेंट में डाटा कलेक्शन के टाइम पे, उसको हम कहीं ना कहीं नर्सिंग डायग्नोसिस बोलते हैं अपने नर्सिंग लैंग्वेज में। क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। तीसरा स्टेप समझते हैं। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप क्या है? तो सर थर्ड स्टेप को बोलते हैं हम प्लानिंग। अभी मैंने बात की थी प्लानिंग की, फिर से समझो प्लानिंग क्या है। अब प्लानिंग क्या है? तो सर जो भी प्रॉब्लम निकल कर आया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ असेसमेंट, उसको आपने नर्सिंग डायग्नोसिस बोल दिया। अब इस नर्सिंग डायग्नोसिस को, अब इस जो भी डायग्नोसिस निकल कर आया, उस डायग्नोसिस को ठीक करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपके पास क्या क्या अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, उस अवेलेबल रिसोर्सेस की मदद से आप क्या क्या चीजों को कर सकते हो, कौन कौन से स्टेप आप ले सकते हो, इस चीज का एक कहीं ना कहीं हमारा प्लान करना, यहीं पे हम बनाते हैं बच्चे, समझिएगा। इसी नर्सिंग प्रोसेस की जो प्लानिंग है, इसी प्लानिंग के अंदर ही हम एनसीपी का फॉर्मेशन करते हैं, आपका नर्सिंग केयर प्लान का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, क्लियर है? चलिए, तो जो भी प्रॉब्लम निकल कर आया, उस प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सबसाइड करने के लिए, उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप क्या क्या स्टेप ले सकते हो, आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हो, आपके पास क्या क्या अवेलेबल रिसोर्सेस मौजूद हैं, उसकी मदद से आप क्या कर सकते हो उस पेशेंट की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, उसको डिसाइड करना कहीं ना कहीं क्या कहलाता है? प्लानिंग कहलाता है। क्या कहलाता? प्लानिंग कहलाता है। क्लियर है? तो चलिए, ये तीसरा टर्म था हमारा प्लानिंग, मतलब कुछ करना। फॉर एग्जाम्पल, इसको असेसमेंट में हमने देखा कि इसका 103 डिग्री था बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट, तो सर प्रॉब्लम निकल कर आ गया हाइपरथर्मिया का। तो हम प्लानिंग में क्या करेंगे सर? हम प्लानिंग में ये करेंगे ना कि पेशेंट को हम कोल्ड स्पंजिंग कर सकते। दूसरा सर, हम पेशेंट को कुछ मेडिसिन दे सकते हैं, लाइक पैरासीटामोल, अगर रिकमेंडेड है तो। अगर रिकमेंडेड है तो आप क्या कर रहे हो? तो सर पेशेंट को हम मेडिसिन दे सकते हैं, मेडिकेशंस दे सकते हैं। दूसरा, पेशेंट को सर नोजिया भी था। क्या था? नोजिया था। नोजिया क्या? तो सर असेसमेंट में नोजिया आया था, तो सर नोजिया भी तो एक प्रॉब्लम है। अब इस नोजिया को ठीक करने के लिए क्या करेंगे सर? एक मेडिसिन दे सकते हैं, ओंडानसेट्रोन का हम यूज कर सकते हैं, या हम उसको कुछ डाइवर्सन थेरेपी दे सकते है ना। तो क्या हो गया? तो सर आपने प्लानिंग की। किस चीज की प्लानिंग की? सर फीवर को ठीक करने के लिए हम पैरासीटामोल का यूज करने का प्लानिंग किए, नोजिया था उसको ठीक करने के लिए हम या तो डाइवर्सनल थेरेपी या फिर ओंडानसेट्रोन का देने का अगर हमने वो किया, प्लानिंग किया। तो ये क्या था सर? हम अभी बस प्लान बनाया है मैंने। हाँ, आपने क्या किया? आपने इसको डिसाइड किया कि ये चीज हम करेंगे, और उसको लिखना ही क्या कहलाता है बच्चे? प्लानिंग कहलाता है। यही डिसाइड करना क्या कहलाता है कि आप क्या करने वाले हो, जो प्रॉब्लम निकल कर आया था उसको ठीक करने के लिए आप क्या करने वाले हो, उसको क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं। वेरी गुड, इतना समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छे। अगली जो पॉइंट है वो है हमारा इंप्लीमेंटेशन। क्या है इंप्लीमेंटेशन? तो अभी हमने इसकी भी बात की थी। इंप्लीमेंटेशन क्या होता है? जो प्रॉब्लम निकल कर आया था, क्या निकल कर आया था? जो प्रॉब्लम निकल कर आया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ असेसमेंट, इस प्लानिंग को ठीक करने के लिए, मैनेज करने के लिए हम जो डिसाइड करेंगे उसको प्लानिंग बोलेंगे। अब इस प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए जो भी प्लान हमने बनाया, इस प्लान को एक्शन में लाना, पुटिंग प्लान इनटू एक्शन, एक्शन में लाना क्या कहलाता है? इंप्लीमेंटेशन कहलाता है। अब तक आपने डिसाइड किया था कि पेशेंट को अगर नोजिया है, मतलब नोजिया प्रॉब्लम निकल कर आया, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें ओंडानसेट्रोन या डाइवर्सनल थेरेपी देना है, तो आप कहीं ना कहीं अब आप उसको क्या कर दोगे? दे दोगे। चलो तुम ले लो ओंडानसेट्रोन, तुम खा लो और तुम ठीक हो जाओ, जी लो, जाओ सिमरन
जी लो अपनी जिंदगी, आपने उसको क्या कर दिया। हाँ, ऐसा ही कुछ फील होता है जब कोई पेशेंट, अगर आप, या आप खुद इमेजिन करो जब बिल्कुल ऐसा अर्ज हो, ऐसा फील हो नौजिया आपको कि अब हुआ वोमिटिंग या तब हुआ वोमिटिंग, और उस टाइम पे आप इमेजिन करना कि जब आप नॉर्मल स्टेट में होते हो तो क्या लगता है बच्चे, वही स्वर्ग नजर आएगी। हाँ, तो ये चीज बिल्कुल, जब सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, तो उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट करना, प्लान को एक्शन में लाना क्या कहलाता है बच्चे, इंप्लीमेंटेशन कहलाता है। जो भी हमने प्लानिंग की यहां पे, उस प्लानिंग को अब हम कहां क्या कर दिया, उसको सर हम एक्शन में ले आए, उसको क्या कर दिया हमने, इंप्लीमेंटेशन। वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। क्या हो गया, फोर्थ पॉइंट, मतलब चौथा स्टेप किसका, नर्सिंग प्रोसेस का। चलिए, पांचवा स्टेप क्या है नर्सिंग प्रोसेस का, फिफ्थ स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इज इवैल्यूएशन। क्या है, इवैल्यूएशन। क्या है इवैल्यूएशन, अभी बात की थी मैंने 2 मिनट पहले, क्या कि सर चेक करना कि आपने जो प्लान बनाया वो काम किया या नहीं, काम कर रहा है या नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इवैल्यूएशन बोलते हैं। मतलब आपने जो पेशेंट को फीवर ठीक करने के लिए, फीवर क्या था, एक प्रॉब्लम, हाई 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 टेम्परेचर क्या था, एक प्रॉब्लम, अब इसको ठीक करने के लिए आपको कोल्ड स्पंजिंग या फिर क्या डिसाइड किया आपने, पैरासीटामोल देना हमने डिसाइड किया, है ना, और उस पैरासीटामोल को आपने खिला दिया, दे दिया पेशेंट को, क्या कर दिया आपने, पेशेंट को दे दिया। अब सर दे तो दिया, लेकिन अब हम इसको चेक करेंगे कि हमने जो जो इंप्लीमेंटेशन किया है, जो प्लानिंग किया था, उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट तो कर दिए, पर क्या वो इंप्लीमेंटेशन कारगर है या नहीं, हमारा जो प्लानिंग था वो काम कर रहा है या नहीं, इसको क्या बोलते हैं, इवैल्यूएशन बोलते। क्या बोलते हैं, इवैल्यूएशन बोलते हैं। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं बच्चे आपकी नर्सिंग प्रोसेस का, किसका, नर्सिंग प्रोसेस का। चलिए, तो ये 5 स्टेप आपको याद रखना चाहिए कि हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन अ नर्सिंग प्रोसेस, तो आपका आंसर आना चाहिए सर देयर इज द 5 स्टेप्स इन द नर्सिंग प्रोसेस। एंड कौन कौन सा है वो, तो सर असेसमेंट, दूसरा नर्सिंग डायग्नोसिस, तीसरा प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। क्लियर है, तो ये 5 स्टेप्स होते हैं नर्सिंग प्रोसेस के। अब हम बात करते हैं, ये जो नर्सिंग डायग्नोसिस हमने बनाया, इस नर्सिंग डायग्नोसिस का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होना चाहिए, सॉरी नर्सिंग डायग्नोसिस का नहीं, ये जो नर्सिंग प्रोसेस है, नर्सिंग डायग्नोसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, नर्सिंग प्रोसेस कैसा होना चाहिए, क्या उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एक नर्सिंग प्रोसेस का। चलिए समझते हैं मेरी बात, क्या क्या होता है, क्या क्या होना चाहिए। तो सर सबसे पहले तो साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक मतलब ये असेसमेंट, इसी की बात हो रही है, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। ये क्या है, साइक्लिक वे है। ये क्या है, एक साइक्लिक तरीका है आपका, क्या, आपका नर्सिंग प्रोसेस साइक्लिक वे है, मतलब घूम फिर के आप वापस से वहीं पहुंचते हो। अच्छा, एक चीज समझना, जो भी हम इवैल्यूएट कर रहे थे, अगर इवैल्यूएशन में आया कि नहीं आपने जो प्लानिंग किया, आपने जो इंप्लीमेंट किया वो कारगर नहीं था, तो आप क्या करोगे, छोड़ दोगे पेशेंट को वहां के बाद से, या दोबारा से उसी को इंप्लीमेंट करोगे। नहीं सर, हम कुछ और तरीका देखेंगे ना, कुछ और तरीका देखेंगे, मतलब आप फिर से तो यहीं से शुरुआत कर रहे हो, ये 1, ये 2 सेकेंड स्टेप, ये आपका 3rd स्टेप, ये आपका 4th स्टेप, और ये आपका 5th स्टेप। तो सर हम अगर इस पॉइंट पे अटक गए, कहां पे सर, ये असेसमेंट, ये डायग्नोसिस, ये प्लानिंग, ये इंप्लीमेंटेशन और ये इवैल्यूएशन। तो अगर हम इवैल्यूएशन में आया हमारा निकल के कि नहीं आपने जो इंप्लीमेंट किया वो कारगर नहीं था, वो उतना काम नहीं कर पाया इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, पेशेंट की कंडीशन अभी भी खराब ही है, या अभी पहले से बेहतर है लेकिन अभी भी ठीक नहीं, तो आप क्या करते, सर हम अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हैं। स्ट्रेटजी चेंज करते हैं मतलब अब हम कुछ और प्लान करेंगे। तो आप वापस से कहां पहुंच गए, सर वापस से आपने पहले क्या किया, वो आपने जो इंप्लीमेंट किया, इसकी वजह से पेशेंट की कंडीशन ठीक हुई या नहीं हुई, इसको जानने के लिए आप क्या करेंगे, तो सर हम इसको जानने के लिए हम फिर से असेसमेंट करेंगे ना बच्चे, ये भी एक तरीके का असेसमेंट है। आप थोड़ा वेट कीजिएगा तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा
असेसमेंट के टाइप्स को भी बताएंगे, हम डिस्कस करेंगे हम इसी वीडियो में, इसी क्लास में असेसमेंट के टाइप्स। तो वापस से वो भी क्या है, वो भी तो एक असेसमेंट ही है। अब वापस से पेशेंट का आप असेसमेंट कर रहे हो, तो फिर से तो आप यही पहुंच गए, वापस से यही पहुंच गए। और अब आपको असेसमेंट से आपको लगा कि नहीं नहीं, अभी पेशेंट को इतना नहीं, अभी और ठीक होने के लिए थोड़ी कुछ और प्लानिंग में चेंजेस की जरूरत है। अभी हमने ये डिसाइड किया था, अब हम कुछ और डिसाइड करेंगे। तो अब जो निकल कर आया, अब जो प्रॉब्लम निकल कर आएगा, वो फिर से एक नया डायग्नोसिस बनेगा। अब उसको फिर से एक नया डायग्नोसिस बना के अब फिर से उसको नई प्लानिंग के लिए लोगे, और अब उसको आप इंप्लीमेंट करोगे, और फिर से आप उसको इवेल्युएट करोगे। तो ये क्या है, तो कहीं ना कहीं एक साइक्लिक तरीका है। किस चीज का सर? नर्सिंग प्रोसेस इज अ साइक्लिक। आप ये भी बोल सकते हो कि सर एक कैरेक्टरिस्टिक ऐसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए नर्सिंग प्रोसेस की? सर साइक्लिक कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। दूसरा, ये उम्मीद है समझ में आई होगी आपको। दूसरा, सिस्टमैटिक की हम बात कर रहे हैं। मतलब सिस्टमैटिक मतलब कहीं ना कहीं जो अभी हमने इसको किया कि स्टेप 1 मतलब पहले असेसमेंट होगा, उसके बाद ही डायग्नोसिस होगा। ऐसा तो नहीं है कि पहले आप डायग्नोसिस कर लो फिर असेसमेंट करो, ये भी नहीं हो सकता। तो पहला असेसमेंट होगा, फिर डायग्नोसिस होगा, फिर प्लानिंग होगा, फिर इंप्लीमेंटेशन होगा, और उसके बाद ही इवैल्यूएशन होगा, है ना। तो एक सिस्टम में चलता है। ये किसमें चलता? तो बच्चे एक सिस्टमैटिक वे में हम नर्सिंग प्रोसेस का यूज करते हैं, या सिस्टमैटिक वे में नर्सिंग प्रोसेस काम करता है। तो ये दूसरा होना चाहिए। तीसरा, सर आपकी जो नर्सिंग प्रोसेस जो है ना, वो बिल्कुल क्लाइंट सेंटर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लाइंट सेंटर्ड। मतलब क्लाइंट सेंटर्ड का मतलब क्या है? सर आपकी जो भी प्लानिंग है या जो भी आप कर रहे हो, उसमें आप पेशेंट को ध्यान में रख के करोगे। मतलब पेशेंट फोकस्ड होना चाहिए, क्लाइंट फोकस्ड होना चाहिए, है ना। आप तो आपका जो भी आप कर रहे हो, जो भी प्रोसेस आप जो भी आप डिसाइड करो, जो असेसमेंट करो, या जो आप प्लानिंग करो, या जो भी डायग्नोसिस बनेगा, जो भी आप इंप्लीमेंट करोगे, जो भी इवैल्यूएट करोगे, वो सबके सेंटर में क्लाइंट होना चाहिए, आपका पेशेंट होना चाहिए। कौन होना चाहिए? आपका पेशेंट होना चाहिए। हम पेशेंट को क्लाइंट भी बोलते हैं। हाँ, चलिए। दूसरा, प्रॉब्लम फोकस्ड होना चाहिए। प्रॉब्लम फोकस्ड मतलब सर, प्रॉब्लम फोकस्ड मतलब जो भी प्रॉब्लम है, समझिएगा मेरी बात, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स का आपका फोकस उस प्रॉब्लम पे होना चाहिए। लेकिन यहां पे एक और चीज आती है बच्चे, आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। किसको? सर जो भी प्रॉब्लम्स थी, और वो उन प्रॉब्लम्स में आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। मतलब अगर फॉर एग्जांपल ABC, ये तो सबको पता होगा, जो भी नर्सिंग से होंगे उन सबको पता होगा, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन या कंप्रेशन, इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? सर सबसे पहले प्रायोरिटी में हमारा एयरवे आता है, बाकी चीजें सबसाइड हो जाएगी। सबसे पहले क्या आएगा? तो सर सबसे पहले एयरवे आएगा। इसके भी अभी थोड़ा वेट करो, इसको भी डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है? तो सर ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फोकस्ड है, और प्रॉब्लम में भी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी देनी है हमें वैसे प्रॉब्लम्स को जो क्या हो, जो लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आप पेशेंट की सेफ्टी भी है उसमें, उसके अंदर पेशेंट की प्रॉब्लम फोकस्ड में पेशेंट की सेफ्टी भी आती है। आपको सेफ्टी भी पहले देखना होगा, है ना। उसकी ब्रीदिंग पैटर्न को एस्टैब्लिश करना, फिर सर्कुलेशन की, बाकी चीजों को हम बाद में देखेंगे, बाकी चीजों को हम बाद में देखेंगे। मतलब ये कि जो भी नर्सिंग डायग्नोसिस से हमें, सॉरी नर्सिंग असेसमेंट में हमें जो भी डाटा मिलेगा, उस डाटा में हम पहले डिसाइड करेंगे कि प्रायोरिटी किसे देनी है, प्रायोरिटी किसे देनी है, और प्रायोरिटाइज कैसे करना है, इसकी बात भी अभी थोड़ा वेट करो, इसको भी हम समझाएंगे कि कैसे आप किसी भी चीज को प्रायोरिटाइज कर सकते हो, किसको पहला फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, किसको सेकंड पे रखना है, किसको थर्ड पे रखना है ना। चलिए, अब तो ऐसा है नहीं कि पेशेंट की क्या हो रही है? सर पेशेंट पेन में, बहुत ज्यादा पेन में है, या पेशेंट की ब्रीदिंग नहीं हो रही है, या रिस्पायरेटरी रेट पेशेंट का कम है, और पेशेंट यहाँ आपसे अगर बोल दे कि हमको तो कुछ स्पाइसी को, हम मेरे लिए तो चाउमीन लेकर आओ, मेरे लिए पिज्जा लेकर आओ खाने के लिए, तभी मेरा ये सब ठीक होगा। मेरी दर्द तो तभी जाएगी जब मुझे चाउमीन, पिज्जा और बर्गर खिलाओगे, या कुछ स्पेशल चीजें ये करोगे। तो आप क्या करोगे? आप ला कर दे दोगे क्या? नहीं, पहले पेशेंट बोल रहा है तो बोल रहा है, पहले हम डिसाइड करेंगे इस
पेशेंट को पेन को कैसे ठीक किया जाए, और उससे भी पहले हम प्रायोरिटी देंगे पेशेंट की ब्रीदिंग पैटर्न कैसे स्टैब्लिश की जाए, मतलब ब्रीदिंग को कैसे नॉर्मल किया जाए, पेशेंट के रेस्पिरेशन को कैसे नॉर्मल किया जाए, हम इसको पहले प्रायोरिटी देंगे। मतलब पेशेंट की सांसें चलेगी, पेशेंट बचेगा, तब तो उसको कुछ खिलाओगे। मेरा कहने का सीधा सा मतलब ये था कि पहले आपको पेशेंट को बचाना है, बचाने के लिए आपको सबसे पहले पेशेंट की एयरवे और पेशेंट की ब्रीदिंग पे ध्यान देना होगा। क्लियर? चलिए, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो बने रहिए, उम्मीद करता हूं लास्ट तक सब कुछ समझाकर भेजूंगा। हाँ, थोड़ी स्पीड स्लो हो सकती है, लेकिन हैबिचुअल नहीं हूं। कंप्लेन बच्चों की यही होती है कि सर आप बहुत स्पीड चलते हो, तो कोशिश कर रहा हूं स्लो स्लो चलने के लिए, तो सीखते जाओ, बस आराम आराम से देखते रहना है वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है फिर इसके बाद क्या करते, और क्या हो सकता है सर कैरेक्टरिस्टिक में? सर डिसीजन मेकिंग, और क्या हो सकता है सर यूनिवर्सल एप्लीकेबल, और क्या हो सकता है सर क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग पे इसका कहीं ना कहीं को यूज करना है ना? किसको यूज करना है सर? क्रिटिकल थिंकिंग को और लॉजिकल रीजनिंग को यूज करना है। तो सर डिसीजन मेकिंग में क्या आ गया सर? आप मतलब कि आप किसी भी चीज को आप डिसाइड करने पे फोकस करना है, फिर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, और वो चीज यूनिवर्सली एप्लीकेबल होनी चाहिए, मतलब सब पे हुआ। फॉर एग्जाम्पल क्या इसको बोल सकते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर पेन है पेशेंट को, मैं किसी ड्रग्स का मेडिसिन का नाम अब नहीं ले रहा, या किसी कोई फीवर है पेशेंट को, तो फीवर को ठीक करने के लिए कुछ स्टेप्स बनाए गए हैं, कुछ स्टेप्स बनाए गए हैं। इन स्टेप को फॉलो करके, इन स्टेप को फॉलो करके पूरी यूनिवर्स में अगर लोग ठीक हो रहे हैं, तो आप पे भी इंप्लीमेंट करेंगे तो आप भी तो ठीक हो ही जाओगे ना। हाँ, तो यही बात हो रही थी। तो ये सब चीजें क्या हो रही है कैरेक्टरिस्टिक्स में, किसके कैरेक्टरिस्टिक्स में होनी चाहिए सर? नर्सिंग प्रोसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स में ये सारी चीजें होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। अब हम देखते हैं बच्चे असेसमेंट के लिए। तो उम्मीद है ये पार्ट आपको शायद पार्ट 2 में मिले इसका, तो थोड़ा आप सेकंड पार्ट में देखना, क्योंकि वीडियो फिर काफी लंबी हो जाती है।